नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ओनली शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। डेट है आज की 16 सितंबर 2020। आज जो हमें द हिंदू के एडिटोरियल डिस्कस करने हैं, पहला है नाम उसका है इम्पीडमेंट टू इक्वल प्रोडक्टिविटी डिग्निटी। इस आर्टिकल का कंटेंट है डिसेबल पर्सन जो जो प्रोफेशनली जो चाहते हैं कुछ करना लेकिन उन्हें कुछ नहीं करने दिया जाता, तो उस बारे में आर्टिकल दिया गया। इस आर्टिकल में बोला जाता है कि आज जो डिसेबल पर्सन है वह इस वर्ल्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ में सर्वाइव कर रहे हैं, जहाँ पर उन्हें इक्वल राइट्स के बाद भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। इन डिसेबल पर्सन के साथ ऐसा भेदभाव किया जाता है, उन्हें नॉर्मल लाइफ की एक्टिविटीज़ से निकाल दिया जाता है। आज उनके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है वेज को फाइंड करना जिनसे इक्वल राइट्स मिले और उन्हें सेम प्रोडक्टिविटी हो, जैसे कि एक हेल्दी एबल पर्सन द्वारा की जाती है। एक डिसेबल द्वारा बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन वो दिन ब दिन वेयर करते हैं, जहाँ पर उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट अनफेयर होता है। आगे बोला जाता है कि नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड लॉरा वॉक एक फर्स्ट ब्लाइंड फीमेल लॉयर है, फर्स्ट जगह सुप्रीम कोर्ट में। उनके द्वारा कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा गैप है इस लीगल प्रोफेशनल में ब्लाइंड डिसेबल के लिए, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन बहुत किया जाता है। एप्रोप्रिएट टूल्स और रिसोर्सेज देने के साथ साथ इन डिसेबल लॉयर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। उनके द्वारा लास्ट वीक में इंसिडेंट हुआ उनके साथ जो काफ़ी पेनफुल था उनके लिए, जब उनके वेस्ट में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आए, जब उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट किया गया, जिसके लिए आगे कहा जाता है कि आज एससीसी को ऑनलाइन कर दिया गया, जो सुप्रीम कोर्ट केसेस की सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं उस डेटा में कलेक्ट है इंडियन प्रीमियर लीग डेटाबेस, जिसे प्रैक्टिसिंग लॉयर द्वारा यूज़ किया जाता है केसेस के लिए, और सेम डेटाबेस को उन डिसेबल लॉयर्स द्वारा भी यूज़ किया जाता है। उनके लिए कोई अलग से कोई डेटाबेस नहीं बना रखा। यह डेटाबेस एक सिंगल सोर्स है जिसमें कोर्ट द्वारा दिए गए सारी जजमेंट मिलती है, जिससे किसी भी केस में की अप्रूव कॉपीज़ को इंडियन कोर्ट में एक्सेप्ट किया जाता है, जहां पर जजमेंट की कॉपीज़ को किस कोर्ट द्वारा दी गई जजमेंट को उस वेबसाइट पर ओपन किया जा सकता है। लेकिन एसएससी ऑनलाइन में बहुत सारे बैरियर्स भी हैं जब इसे एक्सेस किया जाता है तब, जैसे कि अनलेवल्ड लिंक्स मिलना और सर्च फिल्टर्स नहीं मिलेगा किसी भी केस को फाइंड करने के लिए। और कई बार होता है क्या है कि सिक्योरिटी के लिए कई बार जजमेंट्स को एक्सेस ही नहीं करने दिया जाता वहाँ पे। जिस कंपनी द्वारा इस एसएससी वेबसाइट को रन किया जाता है वे ज़्यादा से ज़्यादा ईजिली एसेसिबल नहीं बनाना चाहते इस वेबसाइट को, जिससे ईजी से यूज़ किया जा सके। इतने सारे वेरियस होने से जो ब्लाइंड प्रैक्टिशनर्स लॉयर्स हैं उन्हें तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है इस एससीसी के मुर्रे से, क्योंकि वे तो पहले ही एक्सेस नहीं पाएंगे अच्छे से, जिसके लिए एससीसी को थोड़े से रिफॉर्म करने के लिए ट्वीट की गई। लेकिन कंपनी द्वारा बोला यह गया कि एससीसी एक ऑनलाइन प्राइवेट डेटाबेस है जो मोस्टली प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जहां पर किसी भी पर्सन द्वारा कोई राइट नहीं है इसे और ज़्यादा एसेसिबल बनाने के लिए अपील की जाए। लेकिन एससीसी द्वारा ऐसा करना जिससे उन ब्लाइंड लॉयर्स को दूर रखा जा रहा है, जहां पर इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है इस वेबसाइट द्वारा। आज इस इशू से दो फंडामेंटल इशू सामने आते हैं। पहला कि एक डिसेबल पर्सन को दूर किया जा रहा है इक्वल डिग्निटी और प्रोडक्टिविटी से, और दूसरा कि उन पर्सन द्वारा डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है जिससे इन डिसेबल सिटीजन्स के राइट को ख़त्म किया जा रहा है। इन डिसेबल को फेयर और इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए एक सर्विस प्रोवाइडर द्वारा, हमेशा ही पब्लिक सेक्टर में हो चाहे या फिर प्राइवेट सेक्टर में हो। होता क्या है कि पर्सन के एक्सक्लूशनरी माइंड से उस डिसेबल पर्सन को वो सेम अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती जो एबल पर्सन को दी जाती है, जिसके कारण इन पर्सन को उस इक्वल सोसाइटी अपॉर्चुनिटी से हमेशा ही दूर रखने की कोशिश होती है उन पर्सन द्वारा। जैसे कि एक डिसेबल प्रैक्टिशनर द्वारा जितना भी हार्ड वर्क किया जाए, लेकिन हमेशा अदर पर्सन के माइंड सेट से यही बोला जाता है कि उन अपॉर्चुनिटीज़ से हटाया जाता है उनको। आगे कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा लास्ट ईयर वी सुरेंद्र मोहन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु की तमिलनाडु पॉलिसी में, जिसमें सिविल जज की पोस्ट को फिल किया जाएगा उन पर्सन द्वारा जिनके ब्लाइंडनेस और उनकी आइज़ की विजन 40 से 50% से ज़्यादा ख़त्म नहीं होगी, तो यह एक रेशनल और फेयर जजमेंट दी गई थी। इस रूल द्वारा कह सकते हैं कि जुडिशियल ऑफिसर्स में रीजनेबल अमाउंट की विजन और हियरिंग पावर हो, जिससे उनके ऑफिशियल वर्क के फंक्शन किए जा सके। लेकिन इसके द्वारा इससे दूसरी साइड भी यही क्लेम होता है कि उन ब्लाइंड लॉयर्स का क्या, जिन्हें यह माना जाता है कि जहां पर वह पूरी तरीके से विजन ख़त्म ही है जिनकी, उनकी तो वो अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे।
जजेस का मानना है कि फेयर जस्टिस के लिए फेयर यूनियन होना जरूरी है जजेस के पास। इन्हीं कारण इन ब्लाइंड लॉयर्स को एक्सक्लूड किया जाता है हर एवरी टाइम। तो कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन की भावना, रॉन्ग थिंकिंग की भावना एक ऐसे ऑफिशियल बिल्डिंग से स्टार्ट होती है जहां पर इक्वल और फेयर ट्रीटमेंट की बात की जाती है सिटीजन से। बल्कि इन जुडिशियल ऑफिशियल द्वारा यह होना चाहिए इन डिसेबल पर्सन को ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस दी जाए इनके प्रोफेशन के लिए, जैसे एक हेल्दी एबल पर्सन के पास होती, और इनके प्रोफेशन में आने वाली हर एक प्रॉब्लम को रिमूव किया जाए। लेकिन यह प्रॉब्लम उनके साथ सबसे पहले जुडिशियल ऑफिशियल से स्टार्ट होने के बाद हर जगह स्टार्ट होती है, जिससे वे हमेशा ही एक्सक्लूड रहते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जैसे आप मान लीजिए कि लोग ज़्यादातर यूपीएससी की प्रिपरेशन क्यों करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर एग्जामिनेशंस में जो डिसेबल पर्सन होते हैं उन्हें निकाल दिया जाता है। यूपीएससी में क्या है कि कोई डिसेबिलिटीज़ नहीं है, इसके लिए कोई प्रोटोकॉल्स नहीं है। एक और वर्कडेट को हेल्ड किया गया इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा बीके पवित्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कोर्ट द्वारा कहा यह गया कि कोर्ट की बेंचमार्क द्वारा ही उनके आउटकम दिखाए जाते हैं। जैसा कि अगर बेंचमार्क द्वारा लोगों को रिमूव किया जाता है सोसाइटी से, जिससे स्मॉल ग्रुप्स के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन बढ़ जाता है, लेकिन उसी बेंचमार्क द्वारा वर्डिक इक्वालिटी की भावना होगी। इसमें सोशल ऑर्डर्स को ज़्यादा जागरूक किया जाता है, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया है, सबके साथ इक्वल फेयर ट्रीटमेंट किया जाए और उसी की भावना को जागरूक किया जा सकता है। इनडिसेबल पर्सन के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, बल्कि पब्लिक में इक्वली की भावना हो, जिससे इनडिसेबल पर्सन द्वारा भी राइट फंक्शन किया जा सके। गवर्नमेंट को स्कीम्स प्रोग्राम चलाने चाहिए जिससे इन्हें शामिल किया जा सके सबके साथ में, और इन्हें भी राइट हो हर जगह एक्सेस करने के लिए। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 सेक्शन 46 में इस एक्ट में कहा जाता है कि सभी सर्विसेज प्रोवाइडर्स, पब्लिक या फिर प्राइवेट, सभी को इक्वल एक्सेस देने के लिए रूल्स को इम्प्लीमेंट करना होगा, जिनके लिए फ्रेम बनाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। इन रूल्स को 2 साल के पीरियड के अंदर लागू किया जाएगा, लेकिन आज वो 2 साल का पीरियड ख़त्म हो चुका है 2019 में, फिर भी इन डिसेबल पर्सनस को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। आज चाहिए कि इन 2 फंडामेंटल इश्यूज़ को सॉल्व किया जाए, जिसके लिए हर पर्सन द्वारा यह हो कि उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए, और जहाँ पर इन्हें प्रॉब्लम होती है उस स्टेट पर, उस फर्स्ट स्टेट पर चेंजेस किए जाएंगे, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन की इक्वल ट्रीटमेंट की भावना को जिंदा रखा जा सके। हमारा जो सेकंड आर्टिकल है उसका नाम है पार्लियामेंट एंड इट्स पैनल। इस आर्टिकल में डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ के वर्किंग पीरियड को चेंज किया जा रहा है। तो पहले समझते कि ये स्टैंडिंग कमेटी है क्या। इंडियन पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटी को क्रिएट किया जाता है, जिसमें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट द्वारा यह परमानेंट और रेगुलर कमेटी है, जिसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है टाइम टू टाइम प्रोविजन ऑफ एन एक्ट और रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के तहत। स्टैंडिंग कमेटी को हर साल कंस्टिट्यूट किया जाता है, वे हमेशा ही काम करते रहते हैं। इस कमेटी को राज्यसभा और लोकसभा में बनाया जाता है। इस कमेटी को अपॉइंटेड किया जाता है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और स्पीकर ऑफ लोकसभा के कंसल्टेशन से। इस स्टैंडिंग कमेटी का टेन्योर काम करने का समय सिर्फ 1 साल होता है। इस बार चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एम वेंकैया नायडू द्वारा इसके टेन्योर पीरियड को चेंज किया जा रहा है, जिसमें टेन्योर पीरियड 1 साल से 2 साल तक फिक्स होगा। यह एक जॉइंट कमेटी होती है दोनों हाउसेस की पार्लियामेंट की, जिसमें स्पीकर ऑफ लोकसभा के सेम ओपिनियन होना चाहिए इन कमेटीज़ के लिए, चाहे बनाने की बात पर हो या फिर बदलाव के लिए हो। आगे बोला जाता है कि रूल्स के आधार पर सब रूल 4 ऑफ रूल 331D लोकसभा और सब रूल 3 ऑफ रूल 269 राज्यसभा, जिनमें साफ साफ लिखा गया इन कमेटीज़ के मेंबर्स का ऑफिस पीरियड सिर्फ 1 साल ही रहेगा, जिसमें सिर्फ मेंबर्स के ऑफिस पीरियड के बारे में बात बोली जा रही है, उन कमेटीज़ के बारे में नहीं। इस कमेटी के टेन्योर पीरियड के लिए राज्यसभा द्वारा कहा जाता है कि लोकसभा जो मेंबर हैं उनके पास 5 साल का फिक्स टेन्योर होता है, लेकिन राज्यसभा में जो मेंबर्स हैं उनके जो मेंबर्स हैं 1/3 मेंबर्स को रिटायर्ड किया जाता है हर साल कॉन्स्टिट्यूशन के क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 83 के तहत में, जिसके लिए मिस्टर वेंकैया नायडू द्वारा चेंजेस करे जा रहे हैं कि जिससे कि मेंबर्स को थोड़ा और समय दिया जाए राज्यसभा में काम करने में, जिसके लिए वो फिक्स्ड करना चाहते हैं 2 साल तक का टर्म कमेटीज़ के लिए।
राज्यसभा में इलेक्शंस को हेल्ड हर एक साल में किया जाता है, जिसमें उनका टेन्योर काफ़ी कम है। दूसरी साइड लोकसभा में इलेक्शन 5 साल में होते हैं, उनका टेन्योर काफ़ी ज़्यादा रहता है। काफ़ी ज़्यादा डिससिमिलरिटीज़ हैं राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्शन में। और कई बार देखा गया है कि जो पर्सन स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर है लोकसभा से आज, वो 10 साल में अंदर में वो राज्यसभा में स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर दोबारा बनता है। इसके लिए वेंकैया नायडू द्वारा स्टैंडिंग कमेटी के टेन्योर को चेंज करने की डिमांड की जा रही है, क्योंकि दोनों हाउसेस में इलेक्शन शेड्यूल अलग अलग हैं, जिनके लिए उनके द्वारा राज्यसभा के कमेटी मेंबर्स के टर्म पीरियड को फिक्स किया जा रहा है सिर्फ राज्यसभा के मेंबर्स के लिए। राज्यसभा के रूल्स द्वारा किसी को फिक्स टेन्योर नहीं दिया जाएगा, सभी अदर स्टैंडिंग कमेटीज़ को राज्यसभा की। लेकिन जो स्टैंडर्ड प्रिस्क्रिप्शन बनाए गए हैं उन कमेटीज़ के पीरियड के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, जिनमें कमेटीज़ द्वारा जब भी तक ऑफिस को हेल्ड किया जाएगा जब तक न्यू कमेटीज़ नहीं बन जाती, और जो भी वैकेंसीज आती रहती हैं कमेटीज़ में उन्हें फिल्ड किया जाता है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा द्वारा। लेकिन लोकसभा की कमेटी जिन पर लोकसभा रूल्स लिस्टेड होते हैं उनके टेन्योर 1 साल का होता है। लेकिन कुछ ऐसी भी कमेटीज़ होती हैं लोकसभा में जिनका कोई टेन्योर फिक्स नहीं किया जाता। हो सकता है कि इसी रीज़न के कारण कमेटीज़ में टेन्योर को लेकर चेंज किए जा रहे हैं, जबकि दूसरी कमेटीज़ का टेन्योर एनुअली बेसिस पर होता है। डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी जिसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1993 के बाद में, जिसमें लोकसभा द्वारा कंबाइन किया गया था, जिसके लिए राज्यसभा द्वारा प्रोटेस्ट भी किया गया था इस चीज़ के लिए। एक अनदर फैक्ट यह भी है कि आज 24 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी हैं, जिनमें 31 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 10 राज्यसभा के और 21 लोकसभा के। और राज्यसभा में जहां टोटल 240 मेंबर्स होते हैं और लोकसभा में टोटल मेंबर्स 504 होते हैं, जिनमें से 10 को चूज़ किया जाता है राज्यसभा के लिए राज्यसभा से, और 21 को चूज़ किया जाता है लोकसभा से। मिनिस्टर्स इस कमेटी के मेंबर्स नहीं होते। कुछ सीनियर मेंबर्स को इस कमेटी का मेंबर बनाया जा सकता है। इस कमेटी में नॉमिनेटेड होने वाले पार्टीज़ द्वारा डबल वर्क किया जाता है, ज़्यादा मेहनत की जाती है। उनके एक्सपर्टीज़ के आधार पर ही उन्हें मेंबर बनाया जाता है, उनके एक्सपर्टीज़ प्रेफरेंस द्वारा, जिससे उन्हें अलाउड किया जाता है कंटिन्यूस वर्क के लिए उनकी रिटायरमेंट तक। और या तो फिर वे डिसकंटिन्यू कर देते हैं जब कमेटी को मेंबर्स के द्वारा कमेटी को कोई बेनिफिट नहीं होता। तो इन सभी कारणों से उनके टेन्योर को इंक्रीज़ किया जा रहा है। अंत में बोला जाता है कि दोनों हाउसेस के रूल के आधार पर 1 साल का टर्म होना चाहिए कमेटीज़ के मेंबर्स का रूल के बेस पर, कि ना कि कमेटीज़ के बेस पर रूल हो मेंबर्स के टर्म्स के लिए। लोकसभा के लिए 1 साल और राज्यसभा के लिए 2 साल। स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट कमेटीज़ मानी जाती है, जिनका गठन हर साल किया जाता है, जिनके लिए कोई अलग अलग से वर्किंग पीरियड को नहीं लाना चाहिए। कमेटीज़ के मेंबर्स के लिए उनके हाउसेस के आधार पर अगर ऐसा किया जाएगा तो हो सकता है कि आगे कभी लोकसभा द्वारा भी कमेटी के मेंबर्स के लिए वर्किंग पीरियड की डिमांड की जाए। लेकिन आज अगर 2 साल दोनों मेंबर्स के लिए कर दिया जाएगा तो शायद एक कोऑर्डिनेशन किया जा सकता है कमेटीज़ में, क्योंकि अगर 2 साल राज्यसभा का फिक्स टाइम होगा और 1 साल लोकसभा का, जिससे कमेटीज़ में आई वैकेंसी को फिल कैसे किया जाएगा, क्योंकि चेयरमैन और स्पीकर के द्वारा ही कमेटीज़ के मेंबरशिप को एम्पावर किया जाता है। सो अभी हमने ये सेकंड आर्टिकल को डिस्कस किया और चलते हैं हमारा जो थर्ड आर्टिकल है वीनस इन फोकस। वैसे तो हमने इसको कल की करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था, वैसे आज थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, देखते क्या क्या पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करके निकलते हैं इसमें से। इस आर्टिकल में आज हम बात करेंगे वीनस प्लैनेट के बारे में। वीनस सोलर सिस्टम का एक ऐसा प्लैनेट है जो काफ़ी गर्म प्लैनेट है, जिसका सरफेस टेम्परेचर है 460 डिग्री सेल्सियस से अबव होता है। उस टेम्परेचर में कोई भी मेटल जैसे कि लीड बड़ी ही आसानी से मेल्ट हो जाएगा। इसके एटमॉस्फेयर में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। इस वीनस प्लैनेट पर लिविंग सेटलमेंट संभव ही नहीं है इतने गर्म इन्वायरमेंट में। इन सब के बावजूद वीनस प्लैनेट का साइज़ एक जैसा है अर्थ की तरह, और जो अर्थ की तरह काफ़ी ठोस है, इसलिए इसे अर्थ सिस्टर प्लैनेट भी बोलते हैं। 2011 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मिशन वीनस एक्सप्रेस से वीनस पर ओजोन के साइन मिले थे, जो बनी होती है ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर। अभी एक रीसेंट डिस्कवरी की गई है वीनस पर, जहां पर फोस्फाइन गैस के साइन मिले एटमॉस्फेयर में, जिसके लिए साइंटिस्ट द्वारा कहा जा रहा है कि शायद वीनस ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट करती है।
आगे बोला जाता है फोस्फाइन एक फॉस्फोरस एटम और 3 हाइड्रोजन एटम के कंपाउंड से प्राप्त की जाती है बायोकेमिकल प्रोसेस में से। एटमॉस्फेयर में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होने से यह फॉस्फाइन गैस जल्दी से डिस्ट्रॉयड हो जाती है एटमॉस्फेयर में। रिसर्चर्स द्वारा एस्टिमेट यह लगाया गया कि फॉस्फाइन की फॉर्म 20 पार्ट्स पर बिलियन में है वीनस एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण वीनस के सरफेस इतना ज़्यादा ख़राब पाया गया है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा इस पर काफ़ी सालों से केयरफुल स्टडी की जा रही थी। प्रोफेसर ग्यास द्वारा फॉस्फाइन गैस को ट्रेस किया गया था वीनस एटमॉस्फेयर में 2017 में। आज बोला जाता है कि वीनस पर भी ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट हुआ करती थी। इसे अभी पूरी तरीके से दावा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिसका हाई सरफेस टेम्परेचर है वीनस पर, डेंस एटमॉस्फेयर जिस एटमॉस्फेयर में सल्फ्यूरिक एसिड ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी गर्म वाला एनवायरनमेंट बना रहता है वहाँ पर, जिसकी जांच के लिए नासा और इसरो द्वारा वीनस के लिए मिशन लॉन्च किए जाएंगे। नासा का मिशन नेक्स्ट ईयर लॉन्च किया जाएगा और इसरो द्वारा 2023 में। दोनों ऑर्गेनाइजेशन के एक ही मिशन हैं, जिसके लिए दोनों को कोलैबोरेशन करके इस मिशन को कंप्लीट करना चाहिए, जिससे अच्छे से वहाँ के डेंस एटमॉस्फेयर की जांच की जा सके। आज हमने 3 आर्टिकल को डिस्कस किया। आई होप आपको समझ आए होंगे। थैंक यू वेरी मच, एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस, so please like, share and subscribe.